नमस्कार दोस्तों, रूथ एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो ज्योग्राफी है, क्लास 9th का चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है मैंने इस चैप्टर से किया है। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर जाके देख लें, ताकि आगे वाले इस चैप्टर में आपको आसानी से समझ में आए। बेसिक होना बहुत जरूरी है। पहले वाले पार्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके सिलेबस के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं एक बार शॉर्ट टर्म में बता देता हूं कि पहले पार्ट में क्या है। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल के बारे में। फिर इसके बारे में हम लोग ने जाना महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन बेसिन्स। फिर हमने जाना वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी ऑफ वेगनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको मैंने आपको ऑनलाइन जानकारी दी है। अभी इस चैप्टर में यानी पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अगला पार्ट। उसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, फिर भारत के भौगोलिक विवरण कौन कौन से हैं, भारत के भौगोलिक विवरण के बारे में जानेंगे। फिर पश्चिम से पूर्व का हिमालय का विभाजन के बारे में जानेंगे, यानी हिमालय का जो पार्ट है आपके चैप्टर में, हिमालय की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इससे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। तो टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप, यानी चैप्टर का नाम हेडिंग मैंने रखा है। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर सिंपल 1 नंबर का प्रश्न है तो सीधे लिख दीजिए संवहनीय धारा के कारण। लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है कि संवहनीय धारा है क्या। तो मैंने पिछले पार्ट 1 में भी बताया था कि संवहनीय धारा क्या है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी मैंने थोड़ा डिस्कशन किया है कि संवहनीय धारा जो है क्या। तो घनत्व तथा तापमान में अगर विभिन्नता आती है तो इसमें से किसी भी एक कारण से गैस हो या कोई तरह का तरल पदार्थ हो, यानी पानी हो, तेल हो, कोई भी तरह का तरल पदार्थ हो, तो उसके अंदर गति आ जाती है। तो आपने अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी के बारे में अगर अच्छी से जानकारी ले ली है तो हिमालय के निर्माण के बारे में भी मैंने चर्चा वहां पर किया है कि किस तरह से गोंडवाना लैंड जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट बना, गोंडवाना लैंड से बना, फिर वो कैसे उत्तर की ओर प्रभावित हुआ और यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टेप वाइज आपको हिमालय के निर्माण के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूं। आप जरा ध्यान देंगे। संवहनीय धारा के कारण, तो स्टेप क्या था इसमें, कैसे हिमालय बना। तो स्टेप था कि जैसे ही भूपर्पटी के अनेक भाग में विभाजन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कितने प्लेट होते हैं, तो उसमें से भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग हो जाता है। शुरू में जो सिंगल लैंड थे पेंजिया, वो 2 बराबर भागों में टूटता है। एक को लारेशिया बोलते हैं और दूसरा गोंडवाना। तो गोंडवाना दक्षिण की ओर बहता है, दक्षिण की ओर आ जाता है और उसमें ही बाद में फिर से टूटता है, जिसका नाम पड़ता है भारत ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट से अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है? गोंडवाना लैंड से अलग हो जाता है। फिर
ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर दिशा में प्रभावित होता है, ऊपर की साइड। उसके बाद ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है। यूरेशियन प्लेट जो ऑलरेडी उत्तर दिशा में है, और आपने पढ़ा भी है कि उसमें यूरोप एशिया की जो पार्ट है वो लारेशिया प्लेट से बनता है। तो उसमें से यूरेशियन प्लेट से जो है भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट टकरा जाता है, और टकराने के बाद जो है जो सागर है टेथिस सागर, उसके जो तल है, उसके जो भू अभिनीति है कि अवसादी चट्टानों से जो बना होता है, वो टकराने से क्या होता है, एक साइड ऊपर उठ जाता है। तो जो मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो जिसकी घनत्व वो कम होगी या जिसकी घनत्व ज्यादा होगी, अगर ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, नीचे वाली जो कम घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे दब जाएगी, और जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो ऊपर उठकर एक वलित पर्वत का निर्माण करेगा। कन्वर्जन प्लेट जब मैंने बताया था तो इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो कन्वर्जन प्लेट से ये थ्योरी मिलती है कि इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की दिशा में बहती है, फिर ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और टकराने के बाद अवसादी चट्टान से निर्मित टेथी सागर की भू अवनीति वो मुड़कर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतों का श्रृंखला का निर्माण करती है। ये वलित पर्वत इसीलिए कहा जाता है। वलित का मतलब फोल्ड, वलित का मतलब फोल्ड। जब दो चीज को आपस में टकराइएगा तो क्या होगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जो ज्यादा मजबूत होगा वो नीचे वाले को धक्का देकर ऊपर उठ जाएगा। तो संवहनीय धारा के कारण तो होता है हिमालय का निर्माण हुआ है, लेकिन इसके स्टेप आपको याद रखने होंगे। उसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तर मैदान का निर्माण बिल्कुल हिमालय के निर्माण के ऊपर ही निर्भर करता है। जब ये यूरेशियन प्लेट से गोंडवाना लैंड की भूमि टकराती है तो वहां की आखिर उठेगा तो क्या उठेगा, प्लेट के साथ जमीन भी उठेगी, मिट्टी भी उठेगी, वहां के छोटे मोटे चट्टानों भी उठेगी। तो जब ये ऊपर वलित होकर उठती है तो प्रायद्वीपीय भारत यानी जहां से उठी वहां का जो ओरिजिन है वो एक तरह से नीचे धंस जाता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे प्रायद्वीपीय नदी जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि वहां ढलान सा बन गया है। तो जैसे ही हिमालय वलित पर्वत होकर ऊपर उठी, वहां का जो क्षेत्र था एक तरह से नदी द्रोणी बन जाता है। नदी द्रोणी का मतलब जहां पर नदियां आके गिरती है, बेसिन बन जाता है। तो वहां पर गड्ढे हो गए, और गड्ढे हो गए तो जैसे ही हिमालय बना तो वहां से कई ऐसी नदियां निकली, फिर प्रायद्वीपीय भारत से कई ऐसी नदियां निकली जो धीरे धीरे उस जो द्रोणी है उसमें अवसादी चट्टान, अवसादी मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टियां धीरे धीरे इस घाटी को भर दिया, और फिर बन गया जलोढ़ से निर्मित एक समतल भूमि जिसे हम आज उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। इसीलिए उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो नदियों के द्वारा लाई गई अवसादी मिट्टी से बना है, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा उस जमीन को भरी गई थी। तो हिमालय जैसे ही बना उसके बेस में की जमीन धंस गई, नीचे धंस गई, और उस धसी यानी उस घाटी को, उस द्रोणी को, उस बेसिन को नदियां धीरे धीरे सालों साल मिट्टियां या अवसादी चट्टान लाकर भरती गई, और फिर बन गया एक समतल भूमि जलोढ़ से निर्मित। इसे हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये उत्तरी मैदान का निर्माण और हिमालय का निर्माण दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है। हिमालय के निर्माण नहीं होता तो उत्तरी मैदान का भी निर्माण नहीं होता। आगे चलते हैं। अब आते हैं भारत के मुख्य, इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक पर, भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण।
तो भारत जो क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्रफल है इसकी, उसमें से जितनी भी भूमि है, वो मुख्य भौगोलिक विवरण का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर कौन कौन तरह के भौगोलिक तत्व पाए जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। तो एक हिमालय का क्षेत्र है, एक उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, एक प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, फिर भारत में मरुस्थल भी है, तटीय मैदान भी है और द्वीप समूह भी है। ये अनोखा देश है भारत, जिसमें इतने सारे भौगोलिक विवरण देखे जाते हैं। लगभग 6 तरह के भौगोलिक विवरण भारत में पाए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। फिर उत्तरी मैदान थोड़ा बड़ा होगा, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं बनते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हो, थोड़ा सा ये बड़ा होता है, लेकिन भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह एक ही दिन में खत्म हो सकता है। तो पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे, ताकि आपको कोई भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो या 9th का सिलेबस हो, इसमें कोई तरह का तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने इसे अरेंज करके आपको दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालय के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। शायद ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं हो, लेकिन फिर भी इसे जानना एक जरूरी काम है, क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ रही है तो थोड़ा सा डीप में पढ़िए, ताकि इसके ए से लेकर जेड तक हमें पता हो। तो हिमालय संस्कृत के 2 शब्द से बना है, हिम तथा आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। यानी सबसे बड़ा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा बर्फों से ढका हुआ क्षेत्र जो है हिमालय का क्षेत्र आता है। ठीक है, हिमालय एक पर्वत तंत्र है, यानी एक पर्वत नहीं है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा देश है, उसको मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है, बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को पारा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अभी आपके अपने टेक्स्ट बुक में 3 श्रेणी आप पढ़ेंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, लेकिन चौथा श्रेणी भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए आप देते हैं तो वहाँ पर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के चौथी श्रेणी सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसको हम परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है और कैलाश श्रेणियां जो है इसी परा हिमालय और ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। आगे चलते हैं। हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है और जानना भी बहुत जरूरी है। ये युवा पर्वत श्रृंखला है, सबसे अरावली सबसे पुराना और ये उससे नया। युवा का मतलब आज नहीं बना है, लेकिन ये बन गया है अरावली के बाद। तो अरावली को सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, लेकिन हिमालय को युवा वलित पर्वत श्रृंखला। वलित क्यों है? क्योंकि ये मुड़ा हुआ फोल्ड के कारण बना है। 2 प्लेट को टकराने से फोल्ड जो उत्पन्न हुआ उसको हम हिंदी में वलित बोलते हैं, तो उसके कारण ये बना है। इसलिए युवा यानी नया वलित पर्वत श्रृंखला है। और ये श्रृंखला जो है भारत के नक्शे में या दुनिया के नक्शे में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, पश्चिम दिशा से पूर्व तक। और पश्चिम में इसकी जो बाउंड्री लाइन है आप देखेंगे तो सिंधु नदी से चालू होती है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसे कहा जाता है। ये लगभग 2400 किलोमीटर और अर्धवृत्त चाप जिसको कहते हैं का निर्माण करती है। बिल्कुल अर्धवृत्त जैसा, यानी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और उसको आधा कर लीजिए तो कैसा दिखेगा, उसी तरह से ये इसकी फिगर आइडेंटिफाई होती है। और 2400 किलोमीटर में ये अर्धवृत्त की जैसा इसका फैलाव है पश्चिम से पूरब तक। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में
400 किलोमीटर है, चौड़ाई 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और यहाँ पर कई ऐसे ग्लेशियर हैं, लगभग 15,000 ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर में फैला है और ये विश्व का सबसे दूसरे नंबर पर लंबा ग्लेशियर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां भी हैं, इसे आपको जानना चाहिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यांगतेज है, एक लोकल नदी भी है। और हिमालय सिर्फ भारत में नहीं है, हिमालय कई देशों में है, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ये सब जगह पे हिमालय, कहीं कहीं म्यांमार में भी है, थोड़ा सा आता है पर इसे नहीं जाना जाता है। हिमालय के क्षेत्र भारत में भी है, भूटान में भी है, चीन में भी है, नेपाल में भी है और पाकिस्तान में भी है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की कुछ विशेष जानकारियां डिस्कस हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं हिमालय के बारे में और जानने के लिए। तो हिमालय का जो देशांतरीय विभाजन है, यानी हॉरिजेंटल विभाजन, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, उसके बाद बीच में, उसके बाद नीचे। देशांतरीय विभाजन का मतलब है खड़ी रेखा के जैसे। उत्तर से दक्षिण में विभाजन पढ़ते हैं, रेंज के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार इसे विभाजन किया गया है। तो सबसे उत्तर में महान हिमालय बोलते हैं उसको, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, सब एक ही जैसा है। उत्तर में सबसे ऊंचाई चोटी पर है। फिर उसके नीचे कम ऊंचाई भाग में, मध्य भाग में निम्न हिमालय या हिमाचल इसे कहते हैं। और दक्षिण में सबसे नीचे इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये 3 रेंज बांटा गया है ऊंचाई के हिसाब से। उत्तर से दक्षिण का हिमालय का विभाजन है ये, इसे देशांतरीय विभाजन भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर वाला, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इसकी क्या विशेषता है? तो सर्वाधिक शिखर जो है उत्तरी भारत में लगभग 6,000 मीटर वाली शिखर यहाँ मिलती है। एक क्रोड ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है, जो कि लावा से ही बना है। ग्रेनाइट जो है वो लावा से ही बनता है। लावा जब निकलता है तो ऊपर जब निकल जाता है तो उसे बसाल्ट बोलते हैं, और जो नीचे ही रह जाता है उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। तो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, बर्फों से ढका हुआ है और बहुत सारी यहाँ पर ग्लेशियर यानी हिमानी पाई जाती है। यहाँ पर की सबसे प्रमुख विशेषता है जिसे आपको याद रखनी होगी, माउंट एवरेस्ट जो मिलता है वो इसी हिमालय में मिलता है, लेकिन ये हमारे देश में नहीं है। माउंट एवरेस्ट आपको देखना है, चढ़ना है, तो भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, यह नेपाल में है। इसकी लगभग ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। अगर फीट में बोलते हैं तो 29,029 फीट है ये। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, आकाश या स्वर्ग का भाल इसका मतलब होता है। संस्कृत में देवगिरी कहते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी इसे कहते हैं। इसमें दूसरा पर्वत शिखर जो है वो कंचनजुंगा है, जो भारत में मिलता है, जो 8,598 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, हिमाद्री में 2 बड़े बड़े पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और कंचनजंगा जो है वो भारत में है। इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे और इसके अलग अलग नाम भी याद रखेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। भारत में और नेपाल में पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखला। अगर आप टेक्स्ट बुक के पास हैं तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने ये चैप्टर बाइफरकेट कर दिया है। आपको नोट्स बनाने में या पढ़ने में आपको बिल्कुल यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज बिल्कुल आपको डील कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। भारत में और नेपाल में पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखला जो है, नेपाल में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है, ये प्रश्न भी आपके टेक्स्ट बुक में है। तो मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुला, मंधाता। और भारत में पर्वत श्रृंखला कौन से हैं? तो नंगा पर्वत, नंदा देवी,
कामेट, नमचा बरवा। ये पर्वत श्रृंखला आप याद रखेंगे कि भारत में और नेपाल में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं। अब आते हैं महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों के नाम, यानी ग्लेशियर्स के नाम। हिमाद्री या महान हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर जो है उसका नाम कौन क्या क्या है, तो गंगोत्री है, चतुरंगी है, भागीरथी है और पिंडारी है। ये फेमस ग्लेशियर हैं जो महान हिमालय में पाई जाती है। महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे का नाम, तो दर्रा क्या है, खुजेराब, सिपाकीला, रोहतांगला, तिहांग, बोमारीला। ये जो है महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे का नाम है। इसे जीके जीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले हिमालय की पर्वत श्रृंखला भारत के राज्यों के अनुसार ये बाइफरकेट किया हुआ है कि भारत के अलग अलग राज्यों में हिमालय की कौन कौन से पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्किम में कंचनजंगा मिलता है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत मिलता है, उत्तराखंड में नंदा देवी और उत्तराखंड में फिर से कामेट और असम में नमचा बरुआ पर्वत श्रृंखला। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्वत श्रृंखला के हिसाब से ये पेज बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पेज है, लेकिन मैंने यहाँ पर बाइफरकेट किया है, आप इसे याद रखें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऊंचाई पूछी जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रमुख हिल स्टेशन पहला है, तो यहाँ पर मसूरी में उत्तराखंड में मसूरी है, फिर उत्तराखंड में नैनीताल है और उत्तराखंड में रानीखेत है। ये 3 हिल स्टेशन है जो भारत में कहाँ कहाँ फेमस है। अब हिमालय कुछ ऊंचे पर्वत शिखर हैं, इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई न कोई एग्जाम में इसके बारे में एक क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो कहाँ है, कंचनजंगा की ऊंचाई कहाँ है, नमचा बरुआ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए, एक दिन में लर्न नहीं होगा, इसे आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिमाचल, यानी मीडियम वाला, निम्न हिमालय या हिमाचल जो मध्य भाग में है, यानी हिमाद्री और शिवालिक के बीच में जो है निम्न हिमालय, उसके बारे में हम इसकी विशेषता को जानेंगे। ये हिमाद्री के दक्षिण में है, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, यानी इससे नीचे नहीं है। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला पीर पंजार, धौलाधर और महाभारत की श्रेणियां हैं। इसमें घाटियां कश्मीर है, हिमाचल है, कांगड़ा और कुल्लू है। कौन कौन सी घाटियां हैं? कश्मीर, हिमाचल, कांगड़ा और कुल्लू, यहाँ इसकी घाटियां हैं, यानी निम्न हिमालय में ये सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है। शिवालिक जो है सबसे बाहरी औसत और 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। उत्तर की नदियां के अवसादों से बना है, ये यानी उत्तर से जो बह कर आई उस शिवालिक उसी से बना है। घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच दून घाटी पाया जाता है, जिसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो निम्न हिमालय हिमाचल के बारे में भी आप जान गए। शिवालिक जो सबसे दक्षिण भाग में है, यानी हिमाचल के भी दक्षिण में है, उसकी बाहरी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1000 मीटर, नदियां के अवसादों से बनी है। घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत है, क्योंकि नदियां से बनी है ये, तो जलोढ़ की परत तो होगी। और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच दून घाटी है, जिसमें कई ऐसे शहर हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आगे पढ़ेंगे। पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन। अब हिमालय जो टोटल जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है एरिया के हिसाब से। इस विभाजन को आप देखिए, इसे नदियों के हिसाब से बांटा हुआ है, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर। जैसे पंजाब हिमालय, यानी सबसे पश्चिम में आप चले जाइए, सबसे पहले पश्चिम, तो सिंधु और सतलज के बीच है
पंजाब हिमालय, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। अब सतलज के बाद आइए तो काली नदी आती है, तो सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय इसे कहते हैं। और फिर काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता और दिहांग, अब आइए अरुणाचल प्रदेश लास्ट हो गया। तिस्ता और दिहांग, इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। तो 4 तरह के बांटा गया है हिमालय को 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और ये नदियों के घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है इसे बांटा गया है। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमायूं, काली तिस्ता के बीच में नेपाल, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है, कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के बीच में है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा टाइप दिया है मैंने, पूर्वांचल किसे कहते हैं। तो पूर्वी घाटियों या पहाड़ियों या पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र होता है उसे पूर्वांचल कहते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी है। जीके जीएस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। और हिमालय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, शकंभरी, ये सब धार्मिक स्थल हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा, आपके नोट्स में हेल्प मिलेगी। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सोल्व हो गए होंगे। इसके आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो इस चैप्टर से कंपटीशन लेवल से जोड़ कर बनाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। इस पीपीटी का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करें और अपने नोट्स को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच।